और भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों पर बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें दोनों की बातचीत होगी और ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फेस टू फेस पहली मुलाकात करेंगे। इससे पहले ये दोनों नेता कम से कम 3 बार वर्चुअल मुलाकातें कर चुके हैं, कई समिट्स में ये मुलाकात कर चुके हैं और ये पहला मौका होगा जब दोनों आपस में बैठकर एक साथ फेस टू फेस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। यानी कि अमेरिका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसी महीने उनका ये दौरा होने वाला है। और वहीं अफगानिस्तान में जो जिस तरह से वहां पर परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, उसको लेकर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पहला दौरा होगा ये जहां पर फेस टू फेस जो बाइडेन के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। आखिर कितना अहम होने वाला है ये दौरा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारियां लगातार चल रही है और इस दौरे के दौरान जो जिस बात की संभावना है वो तो पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हाइब्रिड तरीके से हो रही है इस बार बैठक, यानी बहुत लोग मौजूद रहेंगे, बहुत लोग वर्चुअल तौर पे जुड़ेंगे कोरोना की वजह से। दूसरी अहम बात, प्रधानमंत्री का दौरा ये संभव होता है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से वहाँ मुलाकात जरूर होगी। लेकिन एक और इस पूरे खबर में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, क्वाड के जो 4 देश है उनकी मीटिंग एक अभी तक डेट तय नहीं हुआ है। वो मीटिंग अगर होती है, जापान के जो प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने ये अपने आप को अपने पद से हटने की मंशा जाहिर किया, तो इसलिए उस मीटिंग की डेट अभी फाइनलाइज नहीं हो पाई है। अगर वो डेट इन पर्सन लोग अटेंड करते हैं तो फिर प्रधानमंत्री इन 3-4 महत्वपूर्ण मीटिंग्स का हिस्सा लेंगे। पहला ये संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेंगे अगर मीटिंग होती है तो। दूसरी अहम बात की इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो अफगानिस्तान के मसले पर होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान पे है और अफगानिस्तान पे भारत का क्या रुख होता है, क्योंकि तमाम देशों के रुखों में बदलाव देखा जा रहा है। भारत ने भी तालिबान से चर्चा किया, हालांकि अभी तक सीमित तौर पे ये चर्चा हुई, अभी तक रिकॉग्नाइज बहुत सारे देशों ने नहीं किया है। लेकिन तालिबान को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र में भी अफगानिस्तान को लेकर। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री का पक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या होता है। जो बाइडेन से मुलाकात होती है जिसका डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि उस चर्चा के दौरान क्या बात होती है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उस चर्चा के दौरान क्या बातचीत होती है दोनों नेताओं में। और आपको बता दें कि इसी महीने में अमेरिका जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीरज, वहां पर अब अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, धीरे धीरे सरकार बनाने का भी ऐलान किया जा रहा है। हो सकता है आज उसकी घोषणा हो जाए, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे तब तक शायद वहां पर सरकार बन चुकी हो। उसको लेकर क्या अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान में सरकार बन चुकी होगी और भारत ने भी कल ही, आपको अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया पे विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का जो बयान हमने दिखाया उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से दिख रहा है तालिबान, उससे ऐसा लगता है कि वो विभिन्न मसलों पर तर्क संगत होगा। यानी पिछली बार का जो तालिबान था उससे बिल्कुल हट कर इस बार का तालिबान हो सकता है। तो तालिबान अगर बदला है तो दुनिया भी उसको लेकर बदलेगी, उसके प्रति सोच को लेकर बदलेगी। लेकिन अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि तमाम देश, अमेरिका ने तय किया है कि वो अपने राजनयिक संबंधों को तालिबान और अफगानिस्तान से दोहा के जरिए जारी रखेगा। आपको याद होगा अब से कुछ ही दिन पहले जो तालिबान के साथ भारत की चर्चा हुई है वो भी दोहा में जो भारतीय राजदूत है उनके जरिए वो चर्चा हुई है। तालिबान ने भारत को अप्रोच किया था और भारत ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया था तालिबान को। तो क्या तालिबान इस बार बदला हुआ होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उनके नेताओं के बयान या उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं तालिबान की तरफ से, उससे एक बात तो साफ है कि पिछली बार के तालिबान से इस बार का तालिबान बदला हुआ होगा, क्योंकि न सिर्फ तालिबान को बदलना होगा, अफगानिस्तान भी बदल गया, वहां के लोग बदले हैं। और इस पर चर्चा होनी निश्चित है। जो अमेरिका में जाएंगे, जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और अफगानिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा इस पर हो सकता है। We will not escape, we will not surrender, we are standing for Afghanistan. पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया।
पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकू ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया है। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह साले के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह साले ने इन सभी बातों को गलत बताते हुए तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। यानी कि दोनों ही तरफ तालिबान की ओर से भी और वहीं दूसरी तरफ NRF जो कि पंजशीर में लगातार तैनाती बनाए हुए है और वो लड़ रहा है तालिबानी लड़ाकों से। दोनों ओर से ये दावा किया जा रहा है कि तालिबान ये कह रहा है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, वहीं NRF का ये दावा है कि उसने कई तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। हालांकि वहां पर हालात और ज्यादा बद से बदतर बनते जा रहे हैं और ये भी दावा अब हो रहा है, जो मीडिया वहां पर है अफगानी मीडिया, उसका ये कहना है कि अमरुल्लाह साले जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति इस वक्त अफगानिस्तान के हैं, उनका ये कहना है कि वो वहां से विदेश फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। हालांकि अमरुल्लाह साले ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो पंजशीर में ही बैठे हुए हैं और वहां पर हालातों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पंजशीर पर कोशिश कर रहा है तालिबान कि वो उस पर कब्जा जमा ले और अब उसकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पंजशीर पर पूरी तरह से तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। ये देखिए तस्वीरें, पंजशीर में किस तरह से वहां पर फायरिंग हो रही है, क्या हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। जो NRF फ्रंट वहां पर मौजूद है उसके बीच और तालिबान के बीच लगातार इस तरह का संघर्ष, अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد، دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفته میشه، مرداش دست زمین مانده است اینجا پیشروی کل مردم। अब आपको कुछ और तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। आवाज सुनिए, गोलियों की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। ये शाम का समय है, रात हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और जश्न मनाया जा रहा है काबुल में। वो भी तालिबानी लड़ाके हैं जो ये जश्न मना रहे हैं, जिनका ये दावा है कि पंजशीर पर उन्होंने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। यानी कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर इस वक्त तालिबान का कब्जा है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से। हालांकि जो पंजशीर में NRF फ्रंट मौजूद है उसका ये कहना है कि उसने कई तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है और ये जंग और ज्यादा तेज हो गई है पंजशीर में। इससे पहले तालिबान की ओर से कई तरह के आरोप भी लगाए गए, ये भी कहा गया, ये भी दावा किया गया कि अमरुल्लाह साले फरार हो गए हैं। और ये दो तस्वीरें देखिए आप, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली पंजशीर की है, वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पंजशीर में घमासान जारी है, वहीं दूसरी ओर तालिबान का यह कहना है कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और वो जश्न मना रहे हैं। काबुल की जो दूसरी तस्वीर है आप देख सकते हैं, काबुल में फायरिंग हो रही है। ये तालिबानी लड़ाकों का अपना स्टाइल है, किस तरह से वो जश्न मनाते हैं फायरिंग करते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए। वो तस्वीर ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर उसका ये दावा है तालिबान का कि उसने पंजशीर पर पूरी तरह से अब अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि पंजशीर एक ऐसा इलाका है जहां पर अब तक ये कहा जा रहा था कि तालिबान अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा, लेकिन अब तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है कि पंजशीर से अमरुल्लाह साले फरार हो गए हैं और पूरे के पूरे पंजशीर पर उसका कब्जा है। अब वीडियो देखिए, पंजशीर में फायरिंग किस तरह अपने चरम पर है, दोनों ओर से फायरिंग हो रही है।
ये उसी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हालात वहां पर पैदा हो गए हैं, हालांकि जमीनी हकीकत क्या है इसका अंदाजा ठीक ढंग से तो नहीं लग पाया, क्योंकि पंजशीर में जो एनआरएफ है उसका अलग दावा है और वहीं तालिबान जो है उनका ये कहना है कि पूरे पंजशीर पर अब उन्होंने कब्जा जमा लिया है। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه داره. इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगने लगा है कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें अफगानिस्तान के पंजशीर में अब क्या हालात पैदा हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो धुआं, जो काला धुआं आप उड़ते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल एक गाड़ी धुंधू कर वहां पर जल रही है। जिस तरह से लड़ाई हो रही है पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ की, उसी की ये तस्वीरें, उसी का ये नतीजा आप देख सकते हैं। الحمدلله عسكر ولا بس بريدي راسختي لراسي ما ولا بس ما ولا بس خاتم سول ما ولا يجربنا بكوي। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह ने CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अलकायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके में नहीं खोने की बात की। जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। पंजशीर में किस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं। लगातार फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, टैंकरों का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि दोनों ओर से जंग छिड़ी हुई है। तालिबान का ये दावा है कि हमने पंजशीर पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। उसके साथ साथ तालिबान ये भी कह रहा है कि अब पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है। वहीं पंजशीर में बैठे अमरुल्लाह सालेह पर यह भी दावा लगाया जा रहा है कि वो विदेश भाग गए हैं। जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I'm talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties, no doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन तालिबानी सरकार का गठन कब होगा इसके बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कभी भी नई सरकार का ऐलान हो सकता है। इस बीच तालिबान की तरफ से ये बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का सबसे बड़ा चेहरा मुल्ला बरादर होंगे और ये भी तय है कि देश शरिया कानून के हिसाब से ही चलेगा। काबुल की सड़कों पर तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियों का मार्च, उस पर सवार तालिबान के लड़ाके और तालिबान का लहराता सफेद झंडा। तालिबान के लड़ाकों की देखरेख में काबुल में राष्ट्रपति पैलेस की सजावट और तैयार होते नए झंडे।
इन सब से संकेत साफ हैं कि तालिबान सरकार के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हर किसी को तालिबान की सरकार के ऐलान का इंतजार था और धीरे धीरे तालिबान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुल्ला गनी बरादर ही अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार के सबसे बड़े चेहरे होंगे। मुल्ला गनी बरादर के नाम की अटकलें पहले से ही लग रही थी, इसलिए किसी को भी इसे जानकर हैरानी नहीं हुई। असल में मुल्ला गनी बरादर तालिबान की नींव रखने वालों में से एक है। वो तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर के करीबी और सबसे भरोसेमंद कमांडर रहे हैं। मुल्ला गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में उन्हें शांति वार्ता के लिए रिहा करने के बाद तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बना दिया गया। मुल्ला बरादर दोहा वार्ता में भी शामिल थे। 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया, तब मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। बीते कुछ दिनों से तालिबान सरकार और उसमें मुल्ला बरादर को मिलने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर संकेत दिए जाने लगे थे। ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویشی نداشته باشن. امارات اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت را تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم را تامین و تضمین بکنه و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاء الله حکومت زودتر اعلان میشه، همه دوایر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پس تحرک میان و پس ان شاء الله کشور به سوی अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान सरकार के लिए सारी अड़चनें खत्म हो गई थी। इसके बाद हर किसी को सरकार के ऐलान का ही इंतजार था। लेकिन सरकार बनने में हो रही देरी की वजह से धीरे धीरे पर्दा हटा। बताया गया कि सरकार के गठन से पहले ही तालिबान और उससे जुड़े बाकी संगठनों के बीच सत्ता के लिए जंग तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण हक्कानी और याकूब गुट के बीच की फुटअव्वल बताई गई। अफगानिस्तान में कैसी सरकार हो और इसमें किन लोगों को जगह मिले, इसे लेकर कई दिनों से कंदहार में बातचीत चल रही थी। इसी बैठक में तय हो गया था कि शेर मोहम्मद अब्बास और मुल्ला याकूब को भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इस बैठक में सरकार के गठन को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान भी हुई। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदरूनी कलह धीरे धीरे बाहर सामने आ ही गई। तालिबान का हार्डलाइनर गुट सत्ता में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को सरकार में शामिल करना चाहता था, लेकिन दोहा ऑफिस के तालिबानी नेता दूसरे पक्षों को भी शामिल करना चाहते थे। राजनीति से जुड़े लोगों को सरकार का चेहरा बनाने के पक्ष में मुल्ला बरादर भी थे। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तालिबान के सबसे बड़े नेता हिबतुल्ला अखंजादा की अध्यक्षता में कंदहार में बैठक हुई। इसी में सरकार की सूरत तय की गई। इसी बैठक में तय हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ईरान की तर्ज पर बनेगी, जिसके मुताबिक सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। इसके मुताबिक धार्मिक परिषद, जिसे शूरा कहा जाता है, सरकार के लिए दिशा निर्देश यही तय करेगी। शूरा में तालिबान के बुजुर्ग नेता और तमाम कबीलों के लोग होंगे। दोहा वार्ता में शामिल 80% चेहरे तालिबान सरकार में शामिल हो सकते हैं। शेर अब्बास तानकजई को नई सरकार का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। करजई और अब्दुल्लाह को सरकार में जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें किसी सलाहकार समूह में रखा जा सकता है। समझा जा रहा है कि नई सरकार में हक्कानी ग्रुप की आधी हिस्सेदारी हो सकती है, इसलिए गुलबुद्दीन हिकमतयार को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। अभी ये कार्यवाहक सरकार होगी। नए संविधान के लागू होने के बाद ही स्थायी सरकार का गठन होगा। ये भी बताया गया कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद संविधान को रद्द कर 1964-65 के पुराने संविधान को ही फिर से लागू कर सकता है, क्योंकि तालिबान का मानना है नया संविधान विदेशी मुल्कों के अधीन बनाया गया था। इस फैसले की झलक भी मिलने लगी है। तालिबान ने काबुल की एक मस्जिद से घोषणा की। इसके मुताबिक चोरी के जुर्म में पकड़े जाने पर शरिया कानून के तहत आरोपी के दोनों हाथ काटे जाएंगे। यानी तालिबान सरकार का रंग रूप फिलहाल तय हो गया है और अंदरूनी कलह थमता दिख रहा है। लेकिन ये तालिबान का नकली चेहरा है। मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले तालिबान के आतंकी जब पंजशीर के लड़ाकों के डर से भागे तो गुलबहार की एक मस्जिद में बम छोड़ गए। एनआरएफ ने तालिबान की इस करतूत को इस्लाम विरोधी बताया है। तालिबान की इस हरकत के बाद गुलबहार में लोग उनके खिलाफ गुस्से से भरे नजर आए। अफगानिस्तान की ताजा हालात पर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए हैं।
साथ ही उन्होंने तालिबान से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। Our engagement with them has been limited, and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of, at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि अफगानिस्तान में फंसे करीब 180 सिख हिंदू अगले हफ्ते तक भारत लौटेंगे। विश्व पंजाबी संगठन के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां फंसे 180 सिख और हिंदुओं को जल्द ही भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि वहां पर अभी भी अफगानिस्तान में कई ऐसे सिख और हिंदू हैं जो फंसे हुए हैं। करीब 180 सिख और हिंदू अगले हफ्ते तक भारत लौटेंगे, ये खबर है। विश्व पंजाबी संगठन ने भरोसा दिया है और एयरपोर्ट खुलते ही वहां पर फंसे हुए सभी हिंदू और सिख संगठन के लोगों को वापस भारत लाया जाएगा। पिछली बार जो प्लेन आया था C-17, उससे वो लोग वापस नहीं आ पाए थे, तो वो लोग अभी कहाँ हैं और अगले कितने दिनों में उनकी वापसी होगी? ये जो 180 हमारे अफगान हिंदू और सिख वहाँ रह गए हैं, जो बाल बच गए उस दिन बम धमाके से, एयरपोर्ट आ रहे वापस चले गए, अब वो अपने घरों में चले गए हैं। लेकिन अभी जैसे ही काबुल एयरपोर्ट खुलेगा 3-4 दिन में, तो हम MEA से भी इन टच हैं। उन्होंने भी दोहा में तालिबान से बात की है, हमारे सिख भाईचारा भी तालिबान से बात कर रहा है। तो अगले हफ्ते तक उनको हम भारत वो आ जाएंगे। और जैसे हमने पिछले साल 3 प्लेन भेज के 520 लोगों को रिहैबिलिटेट किया, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इनका भी 1 साल का रिहैबिलिटेशन हम अपनी तरफ से, इनका मंथली किराया, रहने का, घरों का किराया, बच्चों की एजुकेशन, स्किलिंग, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वो करेंगे। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ TV न्यूज़ 18 में 3 दिन पहले मैंने देखा आनंद नरसिम्हन जी का प्रोग्राम, जहाँ कुछ हमारे रिफ्यूजी अफ़गान से जो आए, चाहे वो किसी समुदाय से हों, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, वो कंप्लेन कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म वीज़ा में वो इधर दिल्ली में रह रहे हैं, ओखला की तरफ, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं। क्योंकि हमारी NGO सन फाउंडेशन एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्किल सेंटर चलाती है वेस्ट दिल्ली में, हरिनगर में, जहां ये आफ्टरनून में अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए हम फ्री स्किलिंग कराते हैं। तो मैंने आपके उस खबर से पुलिस परिवार के अलग अलग कक्षा के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले हैं। कुछ संस्थानों को भी उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए पदक मिला है। और विशेषकर सुश्री मीराबाई हमारे बीच में उपस्थित है, देश का नाम रोशन कर वो पुलिस परिवार की सदस्य भी बनी है, वो भी उपस्थित है। वो सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका जो सातत्य है, श्रम है और निष्ठा है, उसकी अनुमोदना भी करता हूं, उसके लिए उनको साधुवाद भी देता हूं। मित्रों, आज BPRND का 51वां स्थापना दिन है। कोई भी संस्था हो, वो अपने क्षेत्र के अंदर 51 साल तक अपनी रिलेवेंसी बना सकता है, बनाए रखता है, तो उसका मतलब है उसके काम की प्रासंगिकता भी है और उसके काम में दम भी है। BPRND ने दोनों चीजों को सिद्ध किया। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मैं मेरे जीवन में लगभग 80 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं, छोटे से छोटे खादी का काम करने वाली बहनों की संस्था से लेकर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन तक। मगर कोई भी संस्थान ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है और समय के अनुरूप संस्थाओं को भी बदलना पड़ता है। जो संस्थान इस दृष्टि से अपने आप को बदलता है, सातत्यपूर्ण परफॉर्मेंस करता है,
और परिश्रम करता है, वो ही काल की इस स्पर्धा के अंदर कालजयी बनता है। 51 साल का ये कालखंड बीपीआरएनडी को शायद आम जनता को पूछे तो क्या है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मगर मैं समझता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए जब मैं पहली बार बीपीआरएनडी में आया था तब मैंने विजिटर्स बुक में लिखा था कि बीपीआरएनडी के बगैर अच्छे पुलिसिंग की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, बीपीआरएनडी एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संघीय ढांचे में हमने संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें केंद्र सरकार होती है, कई राज्य सरकारें होती हैं, यूटीज होते हैं, और इसके काम के विभाजन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय है। जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय बनता है और संघीय ढांचे को मजबूती देनी है, तब सभी राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब कि पुलिस और उसके कानूनों को जोड़ने वाली एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो चुनौतियां होती है वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती है। सरकारें होती है अलग अलग पार्टी की, अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की होती है, कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती है। केंद्र में सरकारें कई बार मिली जुली आती है। अगर लॉ ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सज्ज बनाना है, उसको छोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए, अदरवाइज ये बीपीआरएनडी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त, और उन्होंने कहा कि बीपीआरएनडी का अहम योगदान रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह